नमस्ते। तो चलिए सिर्फ 5 मिनट में भारत के कमाल के भूगोल की एक तेज रफ्तार वाली विजुअल जर्नी पर निकलते हैं, बिल्कुल उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो ठीक है, शुरू करते हैं। जरा इस पहले नक्शे पर नजर डालिए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये तो एक पूरे महाद्वीप की कहानी बयां करता है। सोचिए, उत्तर में बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण के गुनगुने समुद्र तटों तक, और पश्चिम के रेगिस्तान से लेकर पूरब के घने जंगलों तक भारत की जो विविधता है वो सच में हैरान कर देने वाली है। तो सवाल ये है कि ये जमीन आखिर कितनी बड़ी है। अच्छा, जरा अंदाजा लगाइए। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक गाड़ी से जाएं तो 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। ये करीब करीब 3200 किलोमीटर का सफर है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पैमाने को दिखाता है जिसके अंदर न जाने कितनी संस्कृतियां, भाषाएं और मौसम समाये हुए हैं। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है भारत के ताज से, यानी उत्तर के महान हिमालय से। ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक तरह की विशाल दीवार है जो भारत को बाकी एशिया से अलग करती है। यही दीवार यहाँ के मौसम को तय करती है और सदियों से यहाँ की संस्कृति पर अपना असर डालती आई है। ये देखिए, हिमालय भारत के उत्तर में एक बहुत बड़ी मुड़ी हुई तलवार की तरह लगता है ना? ये कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 2400 किलोमीटर में फैला है। और मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट्स के हिसाब से ये पहाड़ अभी भी जवान हैं। मतलब ये आज भी ऊंचा हो रहा है। और हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां भी यहीं पर हैं। पर हिमालय सिर्फ एक सीधी सपाट दीवार जैसा नहीं है। ये असल में 4 समानांतर रेंज का एक पूरा सिस्टम है। मतलब एक के पीछे एक 4 परतें हैं और हर परत की अपनी खासियत है। सबसे उत्तर में सूखे और बंजर ट्रांस हिमालय से शुरू होकर हम दक्षिण में छोटी छोटी शिवालिक की पहाड़ियों तक आते हैं। ये वाकई में एक परतदार अजूबा है। और अगर महान हिमालय के साइज को समझना है तो बस इस एक नंबर को देखिए, 8848.86 मीटर, मतलब लगभग 9 किलोमीटर सीधा ऊपर की तरफ। जी हाँ, ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, हमारी धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट। और सोचिए, ये तो इस पूरी जबरदस्त रेंज में सिर्फ एक चोटी है। अच्छा, हिमालय को बांटने का एक और तरीका भी है। इस बार उत्तर से दक्षिण नहीं, बल्कि पश्चिम से पूरब की तरफ। नदियों ने इसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है और हर हिस्से का अपना एक अलग नाम और अपनी एक अलग पहचान है, जैसे पंजाब हिमालय से लेकर असम हिमालय तक। चलिए, अब पहाड़ों से थोड़ा दक्षिण की ओर उतरते हैं और हम पहुंचते हैं भारत के ब्रेड बास्केट, यानी अन्न के भंडार में। ये है विशाल उत्तरी मैदान। ये जो दूर दूर तक फैले सपाट मैदान है, यही भारत की खेती किसानी की जान है। अब सवाल ये है कि ये इतने उपजाऊ क्यों हैं? इसका राज है जलोढ़ मिट्टी में। ये वो उपजाऊ मिट्टी है जिसे हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र लाखों सालों से यहाँ लाकर जमा कर रही हैं। लेकिन ये मैदान भी हर जगह एक जैसे नहीं है। जैसे जैसे हम पहाड़ों से दूर जाते हैं, हम 4 अलग अलग इलाकों से गुजरते हैं। सबसे पहले आता है पथरीला भाभर का इलाका, जहां नदियां पत्थरों के नीचे गायब सी हो जाती हैं। फिर वो दोबारा जमीन पर आती हैं, नम और घने जंगलों वाले तराई में। उसके बाद आता है बांगर, जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और आखिर में नदियों के बिल्कुल पास हमें मिलती है नई और सबसे ज्यादा उपजाऊ खादर मिट्टी। चलिए, अब थोड़ा और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं भारत के सबसे पुराने हिस्से, इसके प्राचीन दिल की ओर, यानी प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। ये हिस्सा भारत की भूवैज्ञानिक नींव है। एक बहुत बड़ा उल्टे त्रिकोण जैसा इलाका जो बहुत ही पुरानी और मजबूत चट्टानों से बना है। ये जमीन का वो टुकड़ा है जिसने महाद्वीपों को अपनी जगह बदलते और पहाड़ों को बनते हुए देखा है। और हाँ, ये भारत का खजाना भी है, जो लोहा, कोयला और मैंगनीज जैसे खनिजों से भरा पड़ा है। इस पुराने पठार के दोनों किनारों पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इन्हें हम जुड़वा भाई समझ सकते हैं, पर दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग है। पश्चिमी घाट ऊंचे, हरे भरे और लगातार एक दीवार की तरह खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट थोड़े नीचे हैं, टूटे फूटे हैं और नदियों ने उन्हें जगह जगह से काट दिया है और ये धीरे धीरे समुद्र की तरफ झुक जाते हैं। अब बात करते हैं उन जीवन रेखाओं की जो इस पूरी जमीन को सींचती हैं, यानी भारत की बड़ी बड़ी नदी प्रणालियों की। भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर 2 परिवारों में बांट सकते हैं।
पहला परिवार है हिमालय की नदियों का, जिन्हें पानी ग्लेशियर से मिलता है, इसलिए ये साल भर बहती हैं। और दूसरा परिवार है प्रायद्वीपीय नदियों का, जो बारिश पर निर्भर करती हैं, मतलब मानसून में उफान पर और गर्मियों में शांत, ये मौसमी होती हैं। हिमालय वाले परिवार में 3 बड़ी नदियां हैं। एक है शक्तिशाली सिंधु, जो तिब्बत से निकलकर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। दूसरी है पवित्र गंगा, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत के दिल से होकर गुजरती है। और तीसरी है तेज बहाव वाली ब्रह्मपुत्रा, जो तिब्बत में एक लंबा सफर तय करके भारत में दाखिल होती है। अब दक्षिण की बात करें तो यहाँ की नदियाँ पठार को काटते हुए बहती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ एक मजेदार बात है, इनमें से लगभग सारी नदियाँ पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिर्फ 2 बड़ी नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो इस ट्रेंड को तोड़ती हैं और पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में जा मिलती हैं। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम देखेंगे इस उपमहाद्वीप के किनारों को, यानी इसके समुद्र तट, इसके द्वीप और उस मौसम को जो यहाँ सब कुछ तय करता है। उस पुराने पठार और समुद्र के बीच में तटीय मैदानों की पतली पतली पट्टियां हैं। पश्चिम में है कोंकण और मालाबार तट, जो अपने लैगून और मसालों के बागानों के लिए मशहूर हैं। और पूरब में है कोरोमंडल तट, जो अपने चौड़े बीचेस और बड़ी नदियों के डेल्टा के लिए जाना जाता है। और अगर हम भारत की पूरी कोस्ट लाइन को नापें, द्वीपों को मिलाकर, तो ये 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इसी विशाल समुद्र तट ने भारत को सदियों से दुनिया से जोड़ा है और एक बड़ी समुद्री ताकत बनाया है। अब जरा मुख्य भूमि से दूर समुद्र में देखें। भारत के पास 2 बहुत ही खूबसूरत द्वीप समूह हैं। एक तरफ अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो मूंगे से बने द्वीप हैं और नीले हरे पानी से घिरे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार, जो असल में पानी के नीचे डूबी एक पर्वत श्रृंखला की हरी भरी चोटियां हैं। और आखिर में वो ताकत जो भारत की जिंदगी की लय तय करती है, मानसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मौसमी हवा है, जो हर साल समुद्र से ढेर सारी नमी लेकर आती है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर से आती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी से। ये दोनों मिलकर पूरे देश को पानी देती हैं, खेतों को हरा भरा करती हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाती हैं। तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक और पठारों से लेकर तटों तक हमारा ये छोटा सा सफर यहीं खत्म होता है। पर ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि लाखों सालों में बना ये भूगोल आज 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को कैसे और किस तरह से आकार देता है।